हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज वैदिक कल्चर के बारे में, वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता के बारे में। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक कल्चर है, उसका जो आपका समय माना जाता है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक का आपका माना जाता है। 1500 BC से लेकर आपका 600 BC तक आपका माना जाता है। जो ये आपके जो वैदिक साहित्य है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के जो आपके संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माना जाता है, वो आपका आर्य लोगों को माना जाता है, आर्यंस को माना जाता है। ठीक है। और ये सभ्यता जो है, ये सभ्यता आपकी बाहर के लोगों ने विकसित की है भारत में आकर। ठीक है। उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपके वैदिक लोग भारत आए, उस टाइम पर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सभी लास्ट ही था। वैदिक लोग जो हैं, जो आपके आर्य लोग हैं, आर्य लोगों के बारे में अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं। जैसे कि आपके एक विद्वान थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया है कि जो आपके आर्य लोग हैं, आर्य लोग आपके सेंट्रल एशिया से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। और वो लोग जब मध्य एशिया से भारत आए तो उन्होंने जो आपके सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग पर आपका आक्रमण कर दिया, द्रविड़ लोगों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें उस स्थान से भगा दिया, और ऐसे आपकी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो मैक्स मूलर का ये मानना है। ऐसे ही आपके बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि जो आपके आर्य लोग हैं, वैदिक लोग हैं, ये आपके नॉर्थ पोल से आए, उत्तरी ध्रुव से आए, आर्कटिक रीजन से आए हैं। इनका जो मानना था वो इसलिए मानना था क्योंकि जो अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में आपका एक शब्द आता है अयस। ठीक है। एक शब्द आपका ऋग्वेद में आता है अयस, और अयस का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है ब्लैक से। ठीक है। ब्लैक से अयस का मीनिंग होता है काला। तो उनका मानना था कि जो आर्य लोग हैं, आर्य लोगों ने ऋग्वेद में अपने आप को बताया है कि वो एक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर आपका 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो ऋग्वेद के हिसाब से बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आर्य लोग हैं ये आपके नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से आए हैं, आर्कटिक रीजन, आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। ऐसे ही एक और विद्वान थे आपके दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने बताया है कि जो आपके आर्य लोग हैं, ठीक है, आर्य लोग आपके तिब्बत से आए हैं। ठीक है। तिब्बत से आए हैं। तो दयानंद सरस्वती का कहना है कि जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, एक आपके भारत के ही इतिहासकार हैं अरविंद घोष। ठीक है। अरविंद चंद्र घोष पूरा नाम है। तो उनका मानना है कि जो आपके आर्य लोग थे, आर्य लोग कहीं से नहीं आए हैं, वो आपके भारत में ही थे। ठीक है। पहले से ही भारत में हैं। तो ये आपके आर्य लोगों के बारे में अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं। लेकिन जो आपकी सही कहानी मानी जाती है वो आपकी मानी जाती है सेंट्रल एशिया वाली। ठीक है। कि जो भारत में आर्य लोग आए हैं वो आपके सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए हैं। उसको क्यों माना जाता है? क्योंकि जो आर्य लोग हैं, आर्य लोग आकर भारत में बसते हैं सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसते हैं, और सप्त सैंधव प्रदेश जो आते हैं ये आपके मध्य एशिया से ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए भारत आते हैं और इसी स्थान पर आकर बस जाते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश जो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान में और आपका कश्मीरी, पंजाब का क्षेत्र में भारत में पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि जो आर्य लोग हैं वो आपके कहाँ से आए हैं, सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। ठीक है। तो ये थी आपके आर्य लोगों के बारे में कि ये कहाँ से आए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण भी आपका एक आर्य लोगों को ही माना जाता है। ठीक है ना। फाउंडर की बात करें, वैदिक कल्चर की, वैदिक सभ्यता के अगर फाउंडर की बात करें तो वो आपका मान्यता आर्यंस को, और आर्यंस का मतलब होता है नोबल्स, नोबल्स का मतलब होता है कुलीन। ठीक है। आर्य लोगों का मतलब होता है कुलीन। इनका जो मुख्य व्यवसाय था, मेन ऑक्यूपेशन की बात करें, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था आपका ब्रीडिंग एनिमल, पशुपालन और एग्रीकल्चर, कृषि। जो सबसे बड़ा व्यवसाय था वो था इनका ब्रीडिंग एनिमल, पशुपालन। ठीक है। पशुपालन, और पशु में सबसे ज़्यादा जो आपकी बात होती है तो वो आपकी होती है काऊ की, गाय की। ये लोग अपने इनकी जो संपत्ति मानी जाती थी, अपने आप को जो अमीर मानते थे वो सिर्फ काऊ के ऊपर, गाय के ऊपर ही मानते थे। इसका मतलब ये था कि जिसके पास में जितनी गायें हुआ करती थी वो उतना ही अमीर होता था। ठीक है। तो काऊ का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है आपका वैदिक कल्चर में। ठीक है। वैदिक साहित्य में, वैदिक सभ्यता में आपका सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है वो आपका काऊ, गाय का किया गया है। यहाँ पर जो युद्ध हुआ करते थे, युद्ध भी आपके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुआ करते थे। ठीक है। तो गाय का लगभग आपका 176 बार, 176 टाइम आपका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार आपका किया गया है
हॉर्स का आपका लगभग 200 टाइम्स किया गया है, घोड़े का भी लगभग आपका 200 बार वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मानते थे ये आपके काऊ को मानते थे, गाय को मानते थे। ठीक है, यहाँ पर जब शादियाँ हुआ करती थी, शादी में भी ये था कि जिसके पास में जितनी ज़्यादा गाय होती थी उसकी शादी उतनी अच्छी होती थी, जिसके पास में कम गायें होती थी उसकी शादी वैसे हिसाब से होती थी। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कि जिसके पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी शादी उसकी इतनी अच्छी होगी, तो उस टाइम पर यह था कि जिसके पास जितनी गाय ज़्यादा होंगी उसकी जो संपत्ति उस पर ज़्यादा होगी। अब दूसरी बात करें तो दूसरी बात है हमारी एग्रीकल्चर की। जो एग्रीकल्चर है, कृषि था, कृषि का केवल आपका 24 बार ही आपका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर का, कृषि का लगभग आपका 24 बार ही आपका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। और कृषि में ये लोग जो मुख्य फसल उगाया करते थे, यब मतलब बारले, बारले को हिंदी में बोलते हैं जौ का उत्पादन किया करते थे ये। गोधम मतलब वीट, गेहूं का उत्पादन किया करते थे ये लोग। ब्री मतलब राइस, मतलब चावल का ये लोग उत्पादन किया करते थे। ठीक है, जौ, गेहूं और चावल, ये 3 फसल थी जो आपका उगाया जाता था एग्रीकल्चर में। ठीक है, कृषि में, कृषि का ऋग्वेद में 24 बार वर्णन किया गया है, जिसमें आपकी 3 मुख्य फसल थी, यब, बारले, जौ, गोधम, वीट, गेहूं, ब्री, राइस, चावल। ठीक है, जो आर्य लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग थे, ये आपके नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों प्रकार के थे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋग्वेद में नमक का, सोल्ट का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब ये लोग सोल्ट का यूज़ नहीं करते थे, नमक का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसे ही आपका फिश के बारे में कहीं वर्णन नहीं हुआ है, तो मतलब ये लोग आपका मछलियों का भी प्रयोग नहीं किया करते होंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के लोग थे। ठीक है, अब ऐसे ही इनका जो मेन फीचर था, इसका जो मुख्य विशेषता थी वो थी इसकी रूरल कल्चर, मतलब ग्रामीण सभ्यता। ये क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब ये जो थे कहाँ गाँव बसा कर रहते थे। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी अर्बन कल्चर, वो आपकी नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पर आपके नगर हुआ करते थे। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक कल्चर है, ये आपके एक रूरल कल्चर है, मतलब ये ग्रामीण सभ्यता है, यहाँ पर आपके गाँव हुआ करते होंगे। ठीक है, अब इनकी जो जगह थी मैंने पहले बताया वो है आपके सप्त सैंधव प्रदेश। ये जो आकर बाहर से मध्य एशिया से जो भारत आकर बसे हैं वो आपके सप्त सैंधव प्रदेश में बसे हैं। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है 7 नदियों वाला प्रदेश। 7 नदियाँ कौन कौन सी थी? सिंधु नदी, झेलम, सरस्वती, रावी, व्यास, चिनाब और सतलुज। 7 नदियाँ थीं। जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को पुराने टाइम में बोला जाता था इंडस रिवर। झेलम को बोला जाता था बितिस्ता। सरस्वती को बोला जाता था सुरसती। ठीक है, जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी को बोला जाता था सुरसती। रावी नदी को बोला जाता था पुरुषिनी। ब्यास नदी को बोला जाता था बिपाशा। चिनाब को बोला जाता था अस्किनी। और जो सतलुज थी, सतलुज को बोला जाता था सुदुरी। ठीक है, तो आपकी 7 नदियों वाले स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 7 नदियाँ कौन कौन सी थी? सिंधु, झेलम, सरस्वती, रावी, ब्यास, चिनाब और सतलुज। लेकिन अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है वो आपका सिंधु नदी का किया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ऋग्वेद में अगर सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी का किया गया है, लेकिन सबसे जो मुख्य नदी थी वो आपकी इनकी नदी थी सरस्वती नदी। ठीक है, जो आपकी राजस्थान में थी, जो इस टाइम पर सूख चुकी है। सबसे मुख्य नदी जो वर्णन किया गया है मुख्य नदी का वो आपकी थी सरस्वती नदी, जिसको बोलते थे सरस्वती। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है सिंधु नदी का, लेकिन सबसे मुख्य जो नदी थी इनकी वो थी आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, गंगा नदी का सिर्फ 1 बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। यमुना नदी का सिर्फ 3 बार वर्णन किया गया है। ठीक है, और साउथ इंडिया की नदी का 1 भी बार वर्णन नहीं किया गया है। ऐसे ही जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ का 1 बार भी वर्णन नहीं किया गया है। सिर्फ आपकी वेस्ट की नदियाँ वर्णन की गई हैं, सिंधु, झेलम, सरस्वती, रावी, व्यास, चिनाब और सतलुज। इसीलिए माना जाता है कि जो आपके जो वैदिक लोग हैं, आर्य लोग हैं, ये आपके मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए हैं। अब जब बात करते हैं इन लोगों की, तो ये लोग बिल्कुल खाली लोग थे। अब खाली लोग हम तो हमारे तरह तो होंगे नहीं कि हम लोग खाली हैं तो सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? अपना समय किताबें लिखने में रखते थे। इन्होंने हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को, जब तक भी हिंदू धर्म रहेगा, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तकें जो हमारे वेद हैं, इन्होंने हमारे वेद लिख कर दिए हैं। ठीक है, वैदिक कल्चर के लोगों ने, वैदिक सभ्यता के लोगों ने हमें वेद लिख कर दिए हैं। तो 4 वेद हमारे हैं। ठीक है, कितने वेद हैं? 4 वेद, जिसमें सबसे पहला आता है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो आपकी रचना की थी वो आपकी की थी
महर्षि व्यास ने। ठीक है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो रचना की थी वो आप ही की थी, महर्षि व्यास ने। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले लोगों को, जो ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं, उनको बोला जाता है या तो होत्री या फिर होत्रा। ठीक है, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले लोग थे उनको या तो होत्री या फिर आपका बोला जाता है होत्रा बोला जाता था। ठीक है, जो ऋग्वेद का उच्चारण करते थे उनको बोला जाता था आपका होत्री या फिर होत्रा। ऋग्वेद में 128 आपके सूक्त हैं। ठीक है, 10 मंडल है। अब 10 मंडल में 2 से लेकर 7 मंडल तो आपके पुराने हैं। ठीक है, 2 से लेकर 7 मंडल, सेकंड से लेकर 7th मंडल आपके ओल्ड में आते हैं, पुराने मंडल में आते हैं। 1 से लेकर 8, 9 और 10, 1, 8, 9, 10 ये आपके न्यू मंडल मतलब नए मंडल में आते हैं। 2 से लेकर 7 मंडल आपके पुराने हैं और 1, 8, 9, 10 ये आपके नए मंडल हैं। अब जब इसकी बात करते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आपका लिया गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आपका 3rd मंडल तीसरे मंडल से लिया गया है, जिसको लिखा था आपका विश्वामित्र ने। ठीक है, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है वो आपका लिखा था विश्वामित्र ने। और जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र आपका गायत्री देवी के लिए समर्पित है, सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। ठीक है ना, तो गायत्री मंत्र आपका गायत्री देवी और सूर्य भगवान के लिए समर्पित है और ये आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऐसे ही हमारा 7वां मंडल इंपॉर्टेंट है। 7वें मंडल से आपका लिया गया है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है आपका 7वें मंडल में। और 7वें मंडल में जो दशराग युद्ध है ये आपका एक राजा थे सुदास। ठीक है, सुदास का कबीला था भरत कबीला और आपके दूसरी साइड में थे 10 राजा। तो सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जो आपका रावी नदी के किनारे पर हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे पर हुआ था और उसके में जो विजय हुए थे उसमें आपके सुदास विजय हुए थे। तो दशराग युद्ध का वर्णन पूछ ले तो वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और वो आपका किसके बीच हुआ था, सुदास और 10 राजाओं के बीच में, जिसमें जो आपका रावी नदी के किनारे हुआ था और जिसमें सुदास विजयी रहे थे। ठीक है, अब जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद आपका मंत्र, ठीक है, मंत्र और पूजा पाठ के बारे में, प्रेयर के बारे में बताता है। ठीक है, आपसे पूछे कि आपका पूजा पाठ और मंत्र का आपका किस वेद में वर्णन किया गया है, तो मंत्र और पूजा पाठ जो आपके वर्णन किए गए हैं वो आपके ऋग्वेद में आते हैं। ठीक है, तो 4 वेद हैं, चारों वेद में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो ऋग्वेद के बारे में यही पूछेगा कि मंत्र और पूजा पाठ, प्रेयर, प्रार्थना के बारे में किस में आता है, तो वो आपका आता है ऋग्वेद में। ऐसे ही अब बात करते हैं नेक्स्ट सामवेद की। नेक्स्ट वेद की बात करें वो है हमारा सामवेद। सामवेद में आपके 1810 हिम्स हैं। अच्छा, उसमें मैंने जो आपका ऋग्वेद था, ऋग्वेद में लिख सही दिया था, बोल गलत दिया था। ठीक है, उसमें जो आपके 1028 थे वो मैंने 128 बोल दिया था। 1028 सूक्त हैं आपके। ठीक है ना, 1028 सूक्त हैं आपके। मैंने लिखा तो सही था लेकिन बोल गलत दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, तो 1028 था वहाँ पर, मैंने 128 बोला था। ठीक है, तो अब जब सामवेद की बात करते हैं, सामवेद में आपके 1810 हिम्स हैं। हिम्स मतलब मंत्र हैं। ठीक है, आपका जो सामवेद है, सामवेद में आपके 1810 हिम्स हैं, 1810 मंत्र हैं, 20 चैप्टर हैं, 20 पाठ हैं इसके। उसमें क्या था, आपके ऋग्वेद में मंडल होते थे, लेकिन आपका जो सामवेद है, सामवेद में आपके क्या है, 20 पाठ है, 20 चैप्टर हैं। इसके जो पढ़ने वाले होते थे, इसका जो उच्चारण करते थे, उनको बोला जाता था उद्गाता या फिर उद्गोत्री। जो सामवेद है, सामवेद के पढ़ने वालों को, सामवेद का उच्चारण करने वालों को उद्गाता या फिर उद्गोत्री बोला जाता था। ठीक है, इसमें आपका वर्णन किया गया है म्यूजिकल हिम्स मतलब संगीत के बारे में। ठीक है, अब लोग जब पढ़ते थे, ठीक है, पढ़ने पर बोर हो जाते होंगे ना, तो अब इन्होंने संगीत गाना शुरू कर दिया। तो संगीत के बारे में जो वर्णन किया गया है वो आपका सामवेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, म्यूजिकल हिम्स, संगीत के बारे में पूछे कि संगीत कौन से आपका वेद में वर्णित है, वो आपका सामवेद में। ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका 2 पार्ट में आता है, एक है आपका शुक्ल यजुर और एक है आपका कृष्ण यजुर। हिंदी में भी शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर ही आएगा। जो शुक्ल यजुर है उसमें आपका आता है पोइट्री, मतलब यहाँ पे आपका काव्य आएगा। काव्य मतलब यहाँ पे आपकी कविताएं आएंगी। ठीक है, और जो कृष्ण यजुर है, कृष्ण यजुर में आपका प्रोज का मतलब है जैसे कि कहानियाँ टाइप। ठीक है, जो कृष्ण यजुर है, कृष्ण यजुर में कहानियाँ आती हैं और शुक्ल यजुर में आपकी कविताएं आती हैं। अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद की, यजुर्वेद में 1603 हिम्स हैं, 1603 मंत्र हैं, 99 सूक्ति हैं, 99 सूक्त हैं इसमें, और इसमें 20 चैप्टर हैं, 20 ही पार्ट हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें जो सामवेद है, सामवेद में जो मैंने बताया था कि 1810 जो हिम्स 1810 मंत्र हैं, ये आपके मंत्र आपके ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। 1810 मंत्र में आपके जो 75 मंत्र हैं, 75 मंत्र आपके सामवेद के ओरिजिनल हैं, खुद के हैं, और बाकी जो आपके बचे हुए मंत्र हैं सामवेद के, वो आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ऋग्वेद जो सामवेद है, सामवेद में 75 मंत्र जो सामवेद के वो खुद के हैं, जबकि बाकी के जो मंत्र हैं वो आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। लेकिन आपकी जब बात करें यजुर्वेद में आपके 1603 मंत्र हैं, ये खुद के ही मंत्र हैं। 99 सूक्ति हैं इसकी और 20 चैप्टर हैं। इसके जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको बोला जाता है अर्ध्यु लोग, अर्ध्यु क्लास के लोग, ठीक है, अर्ध्यु क्लास के लोग बोला जाता है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो उच्चारण करते हैं, उसको जो पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है अर्ध्यु क्लास के लोग, ठीक है। इसमें आपका बताया गया है मंत्र और पूजा पाठ, हवन यज्ञ जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। हवन यज्ञ जो होते हैं, आपसे पूछे कि हवन यज्ञ किस में वर्णित हैं, तो वो है हमारे यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद में हवन यज्ञ, ठीक है, मंत्र उच्चारण, ये सब किस में आएंगे, हमारे यजुर्वेद में आते हैं, ठीक है। ऐसे बात करते हैं, चौथा वेद है हमारा, सबसे लास्ट में लिखा जाने वाला वेद है वो है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपके 5849 हिम्स हैं, ठीक है। 5849 हिम्स हैं, मंत्र हैं, 731 सूक्ति हैं, 40 चैप्टर हैं, 40 पार्ट हैं, ठीक है। इसमें आपका वर्णन किया गया है ब्लैक मैजिक, ठीक है, काला जादू, जादू टोना, चार्म्स एंड स्पेल, जादू टोना, हर्बल मेडिसिन, ठीक है, आयुर्वेदिक औषधियाँ के बारे में आपसे यह पूछ लिया, हर्बल मेडिसिन को किस में वर्णित किया गया है, वो आपका किया गया है अथर्ववेद में। इसके जो पढ़ने वाले लोग हैं, इसको पढ़ते थे अर्धवा क्लास के लोग, ठीक है। इसको जो पढ़ते थे वो आपके पढ़ते थे अर्धवा क्लास के लोग, ठीक है ना। तो ये आपके 4 वेद थे, इन चारों वेद के बारे में अलग अलग आपको याद रखना था, ठीक है। ऐसे ही अभी आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो आपका वीडियो का लाएंगे उसमें वेदांग की बात करेंगे। और जो वैदिक कल्चर है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता हमारी 2 भाग में आकर आती है, एक है अर्ली वैदिक कल्चर, एक है लेटर वैदिक कल्चर, ठीक है। तो उसमें अलग अलग पार्ट में बात करेंगे। ये थे हमारे 4 वेद, ठीक है, और इसमें हमने वैदिक कल्चर की थोड़ी शुरुआत की थी, इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।